कभी कभी इंसान जेल की सलाखों के पीछे नहीं बल्कि अपनी ही गलतियों, डर और फैसलों के भीतर कैद हो जाता है। बाहर से आजाद दिखने वाला इंसान भी अंदर से एक ऐसा कैदी हो सकता है जिसे खुद नहीं पता कि वह किस पिंजरे में बंद है। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसकी जिंदगी एक आरोप के बाद पूरी तरह बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी साइकोलॉजिकल ड्रामा और मिस्ट्री से भरे सफर के लिए जो खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलता रहेगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है समर मेहरा नाम के एक ऐसे इंसान से जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक सपना देखते हुए गुजार दी थी। वो सपना एक बड़ा स्टार बनने का था, एक ऐसा स्टार जिसे देखते ही लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन लगा दे, जिसके नाम के नारे लगे और जिसकी एक झलक पाने के लिए भीड़ बेकाबू हो जाए। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। समर की उम्र लगभग 50 साल की हो चुकी है। कभी उसके कुछ गाने वायरल जरूर हुए थे, कुछ वक्त के लिए लोगों ने उसे नोटिस भी किया था, लेकिन वह शोहरत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। आज उसकी जिंदगी उस मुकाम पर खड़ी थी जहां लोग उसे पहचानते तो हैं, लेकिन इतना नहीं कि उसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी कहा जा सके। यही वजह थी कि आज भी उसे छोटे छोटे सोच करने पड़ते थे, कभी किसी कॉलेज के फंक्शन में, तो कभी किसी लोकल इवेंट में, और कभी किसी अमीर परिवार की शादी में। और आज भी वह ऐसी ही एक शादी में परफॉर्म करने के लिए आया है। बाहर से देखने पर सब कुछ रंगीन और चमकदार लगता है, चारों तरफ रोशनी है, लोग नाच रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है और समर स्टेज पर खड़ा अपना गाना गा रहा था। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक खालीपन छिपा हुआ था, क्योंकि वह जानता है यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग उसके लिए नहीं आए हैं, वह बस इस शादी का हिस्सा है। फिर भी समर खुद को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करता है। उसी दौरान उसकी नजर पड़ती है कुछ लड़कियों पर जो कि बार बार मोबाइल उठाकर उसकी तरफ कैमरा कर रही थी। बस फिर क्या था, समर के चेहरे पर अचानक एक अलग ही चमक आ जाती है। उसे लगता है कि शायद ये लड़कियां उसकी फोटो ले रही है, शायद अभी भी उसके कुछ फैन बाकी है, शायद अभी भी लोग उसे पसंद करते हैं। और यही सोचकर वह और ज्यादा जोश में आ जाता है। उसकी आवाज पहले से ज्यादा ऊंची हो जाती है, उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस लौट आता है और फिर वह पूरी एनर्जी के साथ परफॉर्म करने लगता है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो लड़कियां जो है वो खुद की ही सेल्फी ले रही थी और यहाँ समर को ऐसा लग रहा था कि दरअसल में उसकी फोटोज और वीडियोस बनाई जा रही हैं। अब किसी तरह से परफॉर्मेंस यहीं पर खत्म होती है। समर उम्मीद कर रहा था कि उसे अच्छे पैसे मिलेंगे, आखिर उसने इतनी मेहनत जो की है। लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो उसे उतना पैसा भी नहीं मिलता जितना उसने सोचा था। अंदर ही अंदर वह और ज्यादा निराश हो जाता है। अब उसके पास मुस्कुराने की भी कोई भी वजह नहीं बची थी। कुछ देर बाद वह फ्लाइट पकड़कर घर वापस लौटता है तो एयरपोर्ट पहुंचते ही उसकी नजर कुछ बड़े सेलिब्रिटीज पर पड़ती है और यहाँ का नजारा देखकर समर कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक जाता है। अब भीड़ ही भीड़ थी। लोग उन सितारों के साथ फोटो लेने में धक्का मुक्की कर रहे थे और हर कोई उनका नाम पुकार रहा था। सिक्योरिटी वाले लोगों को संभालने में लगे हुए थे। यह वही जिंदगी थी जिसका सपना समर बचपन से देखता आया था। अब वह कुछ पल उन सितारों को देखता रहता है, फिर धीरे धीरे उसकी नजर अपनी तरफ आती है और उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई नहीं है, एक भी इंसान नहीं। ना कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, ना कोई फोटो, ना कोई पहचान। वह भीड़ के बीच खड़ा होकर भी अकेला था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी दिखाई देती है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपना मोबाइल निकालता है, कुछ एंगल ढूंढता है और फिर खुद की ही तस्वीर क्लिक करने लगता है। फुल कॉन्फिडेंस में फोटो लेने के बाद वो उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर देता है। अब घर पहुंचते ही उसकी मुलाकात शिवा से होती है। शिवा उसके घर का नौकर है, लेकिन सच कहे तो वह सिर्फ एक नौकर नहीं है, वह उन गिने चुने लोगों में से एक था जो आज भी समर के साथ खड़ा हुआ था, जो उसके अच्छे बुरे दोनों वक्त में उसका साथ निभा रहा था। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात पता चलती है जो समर की हालात को और साफ कर देती है। दरअसल समर पिछले 4 महीनों से शिवा की पूरी सैलरी तक नहीं दे पाया था। उसकी आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी थी। हाल ही में शादी वाले शो से जो पैसे मिले थे उनमें से कुछ पैसे निकाल कर वह शिवा को दे देता है, लेकिन सिर्फ 2 महीने की सैलरी, बाकी के 2 महीने के पैसे अभी भी बाकी थे। शिवा फिर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह जानता है कि समर जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा है, वह खुद संघर्ष कर रहा है। इसके बाद समर अपने कमरे में जाता है और अपने फोन को उठाता है। फोन में एक नाम चमक रहा था, खुशी नाम से, एक ऐसी लड़की जो शायद इस वक्त समर की जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखती थी। दोनों एक दूसरे को वॉइस नोट भेजकर बातें कर रहे थे, लेकिन बातचीत के दौरान समर को महसूस होता है कि खुशी कहीं बाहर है, किसी पार्टी में।
और शायद किसी लड़के के साथ। यह सोचते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज में जलन साफ दिखाई दे रही थी। तो एक तरफ तो दुनिया उसे भूल चुकी थी और दूसरी तरफ वह उस इंसान को खोने से डर रहा था जो अभी भी उसकी जिंदगी में मौजूद थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बहुत जल्द ऐसी दिशा में जाने वाली है जहां से वापस लौटना शायद उसके लिए आसान नहीं होगा। अगले दिन समर खुशी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंचता है, लेकिन यहाँ भी उसकी पुरानी आदत उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह खुशी का इंतजार तो कर रहा था, मगर उसी दौरान वो अपने मोबाइल में दूसरी लड़कियों की तस्वीर भी देख रहा था। शायद यही समर की सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह हमेशा लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था और खूबसूरत चेहरों की तरफ उसका ध्यान बहुत जल्दी चला जाता था। कुछ देर बाद खुशी वहां पहुंचती है। शुरुआत में माहौल काफी अच्छा रहता है। दोनों एक दूसरे से हंसते हुए बातें करते हैं। इधर उधर की बातें करते हुए पुराने किस्से याद आ जाते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। बातों ही बातों में खुशी समर से उसके करियर के बारे में पूछने लगती है। आखिर वह जानना चाहती थी कि उसकी जिंदगी में आगे क्या चल रहा है। समर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है। वह बताता है कि कुछ प्रोड्यूसर से बातचीत हो रही है, जल्दी उसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। हालांकि सच्चाई यह थी कि समर खुद भी नहीं जानता था कि ऐसा कुछ होगा या फिर नहीं। लेकिन कई बार इंसान दूसरों से झूठ बोलने से पहले खुद को ही झूठ बोलना शुरू कर देता है, और समर भी शायद यही कर रहा था। धीरे धीरे बातचीत का विषय बदल जाता है। अब बात पहुंचती है पिछली रात पर। उस रात जब खुशी किसी दूसरी लड़के के साथ पार्टी में मौजूद थी। समर ऊपर से शांत बैठा था, लेकिन अंदर ही अंदर वही बात उसे पूरी रात खाए जा रही थी। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाता। वह खुशी से सवाल पूछने लगता है। खुशी भी उसकी बातों का जवाब देती है, लेकिन जवाब जितने बढ़ते जाते हैं, दोनों के बीच की दूरी भी उतनी ही बढ़ती जाती है। कुछ ही मिनटों में सामान्य बातचीत बहस में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे पर ताने कसने लगते हैं, आवाजें ऊंची होने लगती है, और फिर वही होता है जो अक्सर ऐसे रिश्तों में होता है। कोई जीतता नहीं, बल्कि दोनों ही हार जाते हैं। गुस्से में खुशी जो है वो कुर्सी से उठकर यहाँ से चली जाती है। समर भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। वह चुपचाप बैठा रहता है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। लेकिन सच तो यह था कि उसे फर्क पड़ता था, बहुत ज्यादा पड़ता था। बस समर उन लोगों में से था जो अपनी तकलीफों को दिखाने की वजह उन्हें छिपाना ज्यादा पसंद करता है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद वह सीधे अपने घर लौटता है। घर पहुंचने के बाद जिंदगी वैसे ही चलती रहती है। पैसों की तंगी थी, काम ढंग का नहीं था, भविष्य का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन फिर भी समर किसी तरह से अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता था कि जिंदगी चाहे जैसी भी हो, किसी तरह कट ही जाएगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी जो है वो पलटने वाली है। कुछ ही देर के बाद उसके दरवाजे पर कोई आता है। यहाँ सिवा तो नहीं था, इसलिए दरवाजा यहाँ पर समर ही खोलता है। दरअसल में उसके दरवाजे पर 2 पुलिस वाले थे और उन्हें देखकर समर थोड़ी देर के लिए हैरान रह चुका था, क्योंकि आखिरकार उसके घर पर पुलिस क्यों आएगी भला। दरअसल में वो पुलिस वाले यहाँ पर समर को अपने साथ थाने चलने के लिए कहते हैं। समर पूरी हैरानी के साथ कहता है कि आखिरकार उसने क्या किया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है, उसने ऐसा क्या किया है। वह बार बार पूछता है, लेकिन पुलिस वाले उसे कोई साफ जवाब नहीं देते। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। अब समर का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। वह अपनी जिंदगी के हर इंसान को याद करने की कोशिश करता है जिससे उसकी दुश्मनी थी, लेकिन उसे किसी का भी नाम याद नहीं आता। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद किसी गाने या किसी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत हुई होगी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। थाने पहुंचते ही उसे पता चलता है कि शिकायत करने वाली गायत्री है, और उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे बताया जाता है कि उसके ऊपर धारा 376 लगाई गई है, यानी बलात्कार का आरोप। यह सुनते ही समर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। उसकी सांसें तेज हो जाती है। वह बार बार एक ही बात दोहराने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन वहां किसी को उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इंस्पेक्टर उसके सामने उसकी और गायत्री की चैट्स रख देता है। उन चैट्स में समर की कुछ ऐसी बातें मौजूद थी जो उसकी छवि को खराब कर सकती थी। कई अश्लील मैसेजेस, कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और ऐसे कई सबूत जो पहली नजर में उसे गलत साबित कर सकते थे। इंस्पेक्टर ठंडी आवाज में कहता है, कोर्ट में क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन ये चैट्स देखकर कोई भी तुम्हारे बारे में गलत ही सोचेगा। समर समझाने की कोशिश करता है,
वह कहता है सब कुछ सहमति के साथ हुआ था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनना चाहता। अब पहली बार उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी उसके हाथों से फिसलती जा रही है। वह बार बार अपना मोबाइल मांगता है ताकि वह अपने वकील से बात कर सके, लेकिन पुलिस उसका फोन लौटाने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि अब वह फोन एक सबूत बन चुका था। तब पुलिस वाले यहाँ पर समर के साथ एक डील करना चाहते थे। वे उससे 20 लाख रुपए की मांग करते हैं और कहते हैं कि अगर पैसे मिल गए तो पूरा मामला दबाया जा सकता है, वरना उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। समर के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक तरफ गंभीर आरोप, दूसरी तरफ भ्रष्ट सिस्टम और तीसरी तरफ उसका टूटता हुआ भविष्य। कुछ देर बाद खुशी और शिवा भी थाने पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनका भी सम्मान नहीं किया जाता। शिवा बार बार समझाता है कि समर को लो बीपी की समस्या है और वह सिर्फ दवा देने आया है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात सुनने के बजाय उसे धक्का देते हैं, डांटते हैं और अपमानित करते हैं। यह सब देखकर समर के अंदर गुस्सा भी था और बेबसी भी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद उसे जेल ले जाने की तैयारी शुरू हो जाती है, मगर तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। लो बीपी की वजह से वह रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। जल्दी जल्दी उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर जांच करती है और साफ कह देती है कि मरीज की हालत अभी ठीक नहीं है, उसे कम से कम 1 दिन अस्पताल में रहना चाहिए। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है शायद समर को थोड़ी राहत मिल जाएगी, लेकिन फिर पुलिस वाले डॉक्टर को उसके केस के बारे में बताते हैं और जैसे ही डॉक्टर को आरोपों का पता चलता है ना, उसका व्यवहार बदल जाता है। वह तुरंत डिस्चार्ज की अनुमति दे देती है। यहीं पर फिल्म बहुत कड़वा सवाल पूछती है, क्या आरोप लगते ही इंसान अपराधी बन जाता है या फिर सच सामने आने तक उसे बेगुनाह माना जाना चाहिए? लेकिन इस वक्त समर के पास इन सवालों के जवाब सोचने का समय नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी हर गुजरते मिनट के साथ और मुश्किल होती जा रही थी। थाने लौटने पर उसकी बहन सुहानी अपने वकील के साथ वहां मौजूद थी। समर की आंखों में पहली बार थोड़ी उम्मीद दिखाई देती है। वह सुहानी से कहता है उसने कुछ नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। सुहानी उसकी बात ध्यान से सुनती है, फिर शांत आवाज में कहती है, घबराओ मत, अब वकील आ गए हैं। वकील FIR की कॉपी अपने हाथ में लेता है। वह हर लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ देर तक पूरे कमरे में सन्नाटा छाया रहता है और फिर उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। उसे समझ आता है कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना ऊपर से दिखाई दे रहा है। इस केस में बहुत सारी ऐसी परतें छुपी हुई थी जो आने वाले दिनों में समर मेहरा की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अब समर की जिंदगी का वह दौर शुरू होने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक तरफ सुहानी और उसका वकील पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह समर को बेल मिल जाए, तो दूसरी तरफ मीडिया ने अपना फैसला पहले ही सुना दिया था। कोर्ट के बाहर कैमरों की भीड़ लगी हुई थी। हर न्यूज चैनल पर सिर्फ एक ही नाम चल रहा था, समर मेहरा, लेकिन किसी चैनल पर उसे आरोपी नहीं कहा जा रहा था। सब लोग उसे अपराधी की तरह दिखा रहे थे, जैसे कोर्ट का फैसला आने से पहले ही उसकी सजा तय हो चुकी थी। कोर्ट रूम के अंदर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। यहीं पहली बार समर की नजर पड़ती है गायत्री आनंद के ऊपर, वही लड़की जिसकी शिकायत की वजह से उसकी पूरी जिंदगी बिखर चुकी थी। समर उसे लगातार देख रहा था। उसके मन में हजारों सवाल थे। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या सच में वह उससे इतनी नफरत करती थी या फिर इसके पीछे कोई वजह थी? लेकिन इन सवालों का जवाब उसे नहीं मिलने वाला था। कुछ देर बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं और वह फैसला सुनकर समर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेल रिजेक्ट हो जाती है। समर को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई हो। कोर्टरूम से बाहर निकलते ही मीडिया के कैमरे उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई खतरनाक अपराधी हो। समर बार बार खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज कैमरे के शोर में कहीं खो जाती है और फिर उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल का विशाल लोहे का गेट खुलता है। समर अंदर कदम रखता है और उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली, क्योंकि यहाँ सिर्फ सजा नहीं काटनी थी, यहाँ हर दिन खुद को बचाना भी था। जेल के अंदर का माहौल किसी डरावने सपने से कम नहीं था। चारों तरफ अपराधी, किसी पर हत्या का आरोप था, किसी पर गैंग वॉर का, किसी पर लूटपाट का और किसी पर बलात्कार का। हर आदमी अपने अंदर एक अलग कहानी और एक अलग अंधेरे में छुपा हुआ था। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात थी जिसने समर को सबसे ज्यादा डरा दिया था। जेल के अंदर 376 के आरोपियों को सबसे निचले नजर से देखा जाता है।
अगर किसी कैदी को पता चल जाए कि सामने वाला 376 के केस में अंदर आया है तो उसका जीना मुश्किल हो जाता था। उसे पीटा जाता, उसका अपमान किया जाता, उसे इंसान तक नहीं समझा जाता। समर को यह बात जेल में आते ही समझा दी गई। एक पुराने कैदी ने उसे अलग ले जाकर कहा, अगर कोई धारा पूछे तो 302 बोलना, 376 बताया ना तो यहाँ तेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। समर ने उसकी बात गांठ बांध ली। अब जब भी उससे कोई पूछता तब वह एक ही जवाब देता, 302। धीरे धीरे उसे जेल के नियम समझ आने लगते हैं। सिर्फ कानून नहीं चलता था, यहाँ एक अलग दुनिया थी, अलग सिस्टम था, और उस सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा था हांडी। जेल के अंदर कैदियों के कई ग्रुप बने हुए थे। इन ग्रुप को हांडी कहा जाता था। हर हांडी का अपना लीडर था, अपने नियम थे, अपना इलाका था। अगर कोई कैदी किसी हांडी का हिस्सा बन जाए तो बाकी लोग उससे 10 बार सोचेंगे पंगा लेने के लिए, लेकिन अगर कोई अकेला रह जाए तो उसका जीना मुश्किल हो जाता था। इसलिए अब समर को किसी न किसी हांडी का हिस्सा बनना था। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन ज्यादा दिन तक उसका सच छुप नहीं पाता। कुछ कैदियों को पता चलता है कि समर वास्तव में 376 के आरोप में जेल आया है, और बस उसके बाद उसके साथ बुरा व्यवहार शुरू हो जाता है। कई लोग उसे नीची नजर से देखने लगते हैं, कई उसे ताने मारते हैं और कई जानबूझकर उसे परेशान करके मारने पीटने लगते हैं। ऐसे समय में जेल के अंदर मौजूद 376 आरोपियों की हांडी उसे अपने साथ रख लेती है। अब समर उन्हीं लोगों के बीच रहने लगता है। ऊपर से देखने पर लगता था कि आखिरकार उससे अपना ग्रुप मिल गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अब एक दिन उसी हांडी का एक आदमी बिलाल समर के पास आता है। शुरुआत में वह उससे दोस्ती की तरह बातें करता है, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। वह अपना आपा खो बैठता है और बिना किसी बड़ी वजह के समर को मारना शुरू कर देता है। समर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार उसका कसूर क्या है। जिस ग्रुप का वह हिस्सा है उसी ग्रुप के लोग उसके दुश्मन क्यों बने हुए हैं। यहीं से उसे समझ आने लगता है कि जेल के अंदर दोस्ती और दुश्मनी का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ सिर्फ ताकत मायने रखती है, और जो कमजोर है उसे हर कोई दबाने की कोशिश करता। इसी बीच 302 वाली हांडी की नजर समर पर पड़ती है। ये काफी ताकतवर लोग थे। जेल के अंदर उनका दबदबा था। उन्होंने पहले नोटिस कर लिया था कि समर के पास पैसे हैं, बाहर उसका परिवार है, उससे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने समर को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। ऊपर से यह सुरक्षा जैसी लग रही थी, लेकिन असल में हर किसी का अपना स्वार्थ था। इधर जेल के अंदर समर हर दिन नई मुश्किलों से लड़ रहा था, और उधर बाहर सुहानी और वकील लगातार कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। हर सुनवाई पर उन्हें उम्मीद होती थी कि शायद इस बार बेल मिल जाएगी, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ एक नई तारीख मिलती और एक नया इंतजार। समय बीतता जा रहा था और समर की जिंदगी धीरे धीरे जेल के रंग में रंगती जा रही थी। अब वह पहले वाला समर नहीं रहा था। वह इंसान जो कल तक शादियों में गाना गाता था, अब जेल की सलाखों के पीछे अपनी पहचान बचाने की कोशिश कर रहा था। हर मुलाकात में सुहानी और वकील उससे एक ही बात कहते, कुछ भी मत छुपाना, जो सच है वो बता दो। लेकिन अब समर को सबसे बड़ी चिंता केस नहीं लग रही थी। अब उसकी सबसे बड़ी चिंता थी जेल में जिंदा रहना। वह हर बार सुहानी से पैसे की मांग करने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि जेल के अंदर सम्मान, सुरक्षा और सुविधा तीनों की कीमत लगती है, और जब तक उसके पास पैसे रहेंगे तब तक लोग उसके साथ ठीक व्यवहार करेंगे। लेकिन जिस दिन पैसे खत्म हुए उस दिन शायद उसके साथ खड़े भी लोग बदल जाएंगे, और समर को यह डर हर गुजरते हुए दिन के साथ ज्यादा सताने लगता है। अब कहानी जो है फ्लैशबैक में जाती है और हमें बताया जाता है कि समर और गायत्री आखिरकार मिले कैसे थे। समर और गायत्री की मुलाकात किसी फिल्म की कहानी की तरह नहीं हुई थी। दोनों एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे। उस ऐप पर लोग एक दूसरे की प्रोफाइल को देखते, पसंद आने पर राइट स्वाइप करते और बातचीत शुरू करते। इसी तरह एक दिन समर की नजर गायत्री पर पड़ी। दूसरी तरफ गायत्री को भी समर की प्रोफाइल पसंद आ गई थी। कुछ ही दिनों में दोनों की मुलाकात हुई, और पहली मुलाकात से ही दोनों के बीच में बातचीत जो है वो बढ़ने लगी थी, और उनके बीच अजीब सा जुड़ाव बनने लगा था। गायत्री बाकी लोगों से थोड़ी अलग थी। उसकी बातें, उसका सोचने का तरीका और दुनिया देखने का नजरिया सबसे अलग था। मुलाकात के दौरान उसने समर को अपने बारे में बताया। उसने कहा कि उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, वह विदेश में आराम से रह सकती है, लेकिन उसका मन जो है वो भारत में बसने का है। उसने अपनी टूटी हुई शादी के बारे में भी बताया। उसका पति उसके साथ व्यवहार ठीक से नहीं करता था, इसी वजह से वह उस रिश्ते से दूर हो गई थी। समर उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह खुद के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता था। वह हमेशा अपनी जिंदगी की मुश्किल सवालों से बचकर निकलने की कोशिश करता था।
जिम्मेदारी लेना उसके स्वभाव में था ही नहीं। यही वजह है कि 50 साल की उम्र के पार के बाद भी वह आज भी अकेला था। उसके परिवार वाले उससे दूर रहते थे। उसकी जिंदगी में अगर कोई सच में उसके लिए खड़ा था तो वो उसकी बहन सुहानी थी। समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। मुलाकातें बढ़ी, बातें बढ़ी और धीरे धीरे दोनों अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा साथ बिताने लगे। कई रात भी उन्होंने एक दूसरे के साथ गुजारी, लेकिन जहां गायत्री इस रिश्ते को पूरी तरह दिल से जी रही थी, वहीं समर हमेशा की तरह आधा अंदर और आधा बाहर खड़ा था। गायत्री अब समर को सिर्फ पसंद नहीं करती थी, बल्कि उससे प्यार करने लगी थी। वह उसकी हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देती। उसे लगता था कि समर की जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं उन्हें वह ठीक कर सकती है। दरअसल गायत्री को घर की ऊर्जा, वास्तु और पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स जैसी चीजों पर बहुत विश्वास था और वो उसके बारे में काफी अच्छा नॉलेज भी रखती है। एक दिन उसने समर से कहा, आज तुम बड़े स्टार नहीं हो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें बड़ा स्टार बना सकती हूँ। तुम्हारे घर की ऊर्जा सही नहीं है, अगर मैं इसे ठीक कर दूं तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। समर को ये बातें थोड़ी अजीब जरूर लगी थी, लेकिन वह उन्हें गंभीरता से सुन लेता है। इसके बाद गायत्री अक्सर उसके घर आने लगी थी। कई बार तो तब भी आती है जब समर घर नहीं होता था। वह कमरे की चीजें इधर उधर करती, सजावट बदलती, कुछ क्रिस्टल रखती और कहती कि वह घर की ऊर्जा को संतुलित कर रही है। धीरे धीरे गायत्री का लगाव और बढ़ता गया। लेकिन दूसरी तरफ समर वही पुराना समर था, एक ऐसा आदमी जो किसी भी रिश्ते को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है, एक ऐसा आदमी जो जिम्मेदारियों से डरता था, एक ऐसा आदमी जो शादी का नाम सुनते ही पीछे हट जाता था। जब गायत्री ने उससे शादी की बात करना शुरू की ना, तभी से समर के मन में बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसे लगने लगा कि रिश्ता अब ज्यादा ही बढ़ गया है और गायत्री जो है वो उससे कुछ ज्यादा ही मांगने लगी है और वो इतना सब कुछ उसे नहीं दे सकता। इसलिए उसने वह किया जो वह वो हमेशा से करता आया है। समर ने अब भागना शुरू कर दिया था। उसने गायत्री की मैसेज का जवाब देना कम कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया, मुलाकात से बचने लगा और धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी से बाहर धकेलने लगा। लेकिन गायत्री इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह हर बार समर के घर पहुंचती, दरवाजा खटखटाती, फोन करती, मैसेज करती, लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी मिलती। उसकी बेचैनी अब जुनून में बदलने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान के साथ उसने अपने भविष्य के सपने देखे थे, वही इंसान अचानक उससे दूर क्यों भाग रहा है। और फिर एक दिन अचानक पता चलता है कि समर अब किसी दूसरी लड़की से मिलने लगा है। उस लड़की का नाम था खुशी। बस यही वो पल था जहां से गायत्री के दिल में शक ने जन्म ले लिया था। उसे लगने लगा कि समर ने उसे धोखा दिया है, कि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ किया, अब वही इंसान उसे छोड़कर किसी और के पास चला गया है। हालांकि सच कुछ और था। समर खुशी के पास इसलिए नहीं था क्योंकि वह गायत्री को धोखा देना चाहता था। दरअसल में खुशी उसे थोड़ी थोड़ी पसंद तो आ रही थी, लेकिन असली वजह यह थी कि गायत्री शादी और भविष्य की बातें कर रही थी और समर आज भी किसी रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कई बार रिश्तों में सच मायने नहीं रखता, जो सामने वाला महसूस करता है वही उसकी हकीकत बन जाता है। और गायत्री की नजरों में अब समर सिर्फ एक ऐसा आदमी था जिसने उसका दिल तोड़ा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह गलतफहमी आगे चलकर उसकी जिंदगी को एक ऐसे अंधेरे में धकेलने वाली थी जहां से बाहर निकलना शायद नामुमकिन हो जाएगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि 376 वाले हांडी वाले लोग जो है वो समर से बात करने की कोशिश करते हैं। बिलाल भी उससे माफी मांगने के लिए तैयार था, लेकिन यहाँ पर समर जो है वो अब उनकी हांडी में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि 302 वाली हांडी जो है वो काफी मजबूत है और वो उनके साथ अच्छे से रह रहा है। लेकिन एक दिन 302 वाली हांडी के लीडर को ये बात मालूम चल जाती है कि दरअसल में समर जो है वो उनसे बात करने के लिए गया था और वो उनसे बात भी कर रहा था। इसी वजह से यहाँ पर वो लीडर जो है वो समर को तरह से चिल्लाता और कहता है कि अगली बार अगर उसने ऐसी कोई गलती की तो वो हांडी से तो निकलेगा ही, और हम तेरी ऐसी दुर्दशा कर देंगे कि तू किसी भी हांडी में जाने लायक नहीं रहेगा। ये सुनकर समर डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो हांडी चेंज नहीं कर सकता और ना ही किसी दूसरी हांडी वाले लोगों से बात कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं समर की फिर से हेयरिंग थी, लेकिन फिर से उसे बेल नहीं मिल पाती है। हर बार यहाँ पर सुहानी जो है वो उम्मीद से कोर्ट में जाती, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती। अब सुहानी जब भी समर से मिलने के लिए आती है ना, तो हम देखते हैं कि समर की उम्मीदें जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। और एक चीज हम देखते हैं कि जब भी सुहानी अब समर से मिलने के लिए
तो समर यहाँ पर केस के बारे में नहीं पूछता और ना ही बेल के बारे में। वो तो बस उनसे पैसे मांगता है, कभी 10,000 तो कभी 5,000, क्योंकि शायद समर को अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि उसे बेल मिल पाएगी। समर की बाहर निकलने की उम्मीद ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। बाहर निकलने के बारे में अब वो सोचता भी नहीं है। अब हांडी में किस तरह से गुजारना है, जेल में किस तरह से उसे गुजारना है, बस वो इसी के बारे में सोचता है। अब एक दिन 376 वाले हांडी के एक कैदी की बेल होने वाली थी और जो आदमी गवाही देने के लिए आने वाला था उसने उल्टी गवाही दे दी और फिर से उसी को फंसा दिया, जिस वजह से अब उस आदमी को बेल नहीं मिल पाती है। इसे देखते हुए उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने आप को ही जेल में खत्म कर लेता है। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि गायत्री जो है वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वो किसी भी हालत में समर को पाना चाहती है। वो उसके पास बहुत सारे मैसेजेस भेजती है, लेकिन समर उनका कोई रिप्लाई नहीं करता। ये देखकर गायत्री को बहुत बुरा लग रहा था। वो समर के घर भी बार बार जा रही थी, लेकिन समर उसे इग्नोर कर रहा था। उसे उस लड़की के बारे में मालूम चल गया था, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि समर जो है वो वापस आ जाए, क्योंकि उनका रिलेशनशिप जो है वो बहुत मजबूत था। लेकिन एक दिन समर ने गुस्से में आकर गायत्री से कह दिया कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो रातें हमने गुजारी थी उसका भी कोई खास एक्सपीरियंस जो है वो उसे समझ नहीं आया था। इसी वजह से यहाँ उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। जहां भी समर गायत्री को मिलता तो गायत्री तुरंत ही उसके पास दौड़ कर जाती। समर ने तो यहाँ अपने सिक्योरिटी गार्ड से कह दिया था कि इस औरत को अंदर मत आने देना। ये देखकर गायत्री को हद से ज्यादा बुरा लगा। उसके ऊपर पागलपन जो है वो बढ़ने लगा था, क्योंकि अब वो इस चीजों को सहन नहीं कर पा रही थी। और अब इन्हीं सारे चीजों को देखते हुए यहाँ पर गायत्री ने एक बड़ा फैसला ले लिया था। उसने अब समर को फंसाने का सोचा था, क्योंकि वो प्यार तो उसे नहीं दे सकता है। इसलिए गायत्री ने भी सोच लिया है कि जिस इंसान से वो जितना प्यार किया करती थी, अब वो उसे उतना ही बर्बाद कर कर छोड़ेगी। जितनी वो समर के ऊपर लगा रही थी, अब वो उसे फंसाने के लिए लगाने लगी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और गायत्री के पास एक इंस्पेक्टर आता है। वो कहता है कि तुम्हारा केस जो है वो उतना सॉलिड नहीं है और किसी भी वक्त समर को बेल भी मिल सकती है, इसलिए तुम्हें अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। यहाँ पर वो इंस्पेक्टर गायत्री के वकील के सामने ही कहता है कि अगर तुम खुद के ऊपर अटैक करवा दो तो ये केस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर समर को बेल भी नहीं मिल पाएगी। तब गायत्री ऐसा ही करती है। वो खुद के ऊपर एक एसिड अटैक करवाती है, लेकिन पानी था। लेकिन उस सीन को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि ये सब कुछ जो है वो समर ने करवाया हो कि इस केस को वो वापस ले ले, वरना उसकी जान जो है वो जा सकती है। अब समर को एक आखिरी बार सुहानी ने उम्मीद दी थी कि इस बार बेल मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, और जब यहाँ पर समर जो है वो कोर्ट जा रहा था ना, तभी उसे कोर्ट से पहले ही वापस भेज दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि गायत्री के ऊपर एक अटैक हुआ है और ये अटैक जो है वो शायद तुमने करवाया है। इसी वजह से कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि फिलहाल तो तुम्हें बेल नहीं मिल सकती है। ये देखते हुए समर को आ जाता है गुस्सा और वो तुरंत ही अपने 302 वाले लीडर के पास जाता है और उसे मारने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और तुमने ही उन लड़कों को गायत्री के पास भेजा होगा। लेकिन वो कहता है कि इस बारे में सिर्फ हमारी बातें हुई थी, तुमने कहा था कि मैं सोच कर बताऊंगा, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता था और मैंने ये सब कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन जब 302 के कैदियों ने देखा कि उनके लीडर को यहाँ पर समर मारने पीटने की कोशिश कर रहा है, तब वो लोग समर को बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। समर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके दिमाग में हद से ज्यादा बातें चल रही थी, लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि शायद यही उसकी जिंदगी है। पहले वो नॉर्मल जिंदगी में जीता था जिसे वो पिंजरा समझता था, और आज अब वो जेल के पिंजरे में कैद है। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और अब समर ने इस जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया था। अब जब भी नया बंदा जो है वो जेल में आता है ना, तो समर उनसे धारा पूछता, तब वो लोग भी जवाब देते और समर उन्हें हंसकर देखता, जैसे अब समर जो है यहाँ का स्पेशलिस्ट हो गया हो। तो दोस्तों, आखिर में सवाल यह नहीं रह जाता कि समर दोषी था या बेगुनाह। सवाल यह रह जाता है कि क्या सच अदालत तक पहुंच पाता है। समर ने पूरी फिल्म में बार बार यही कहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब लड़ते लड़ते, समझाते समझाते और उम्मीद करते करते वह थक गया। उसे एहसास हो गया कि कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी होती है जिनमें इंसान हार इसलिए नहीं जाता क्योंकि वह गलत होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि सिस्टम उसे सुनना ही नहीं चाहता। धीरे धीरे जेल की दीवारें उसकी दुनिया बन गई। वही सुबह, वही शाम, वही चेहरे, वही सलाखें। और फिर एक दिन समर ने उस जिंदगी को स्वीकार कर लिया जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। लेकिन शायद यही इस फिल्म की सबसे बड़ी बात है,
क्योंकि यह कहानी सिर्फ समर मेहरा की नहीं है, यह कहानी हम सबकी है। हम सब किसी न किसी पिंजरे में कैद है। कोई पैसे के पिंजरे में बंद है, कोई जिम्मेदारियों के पिंजरे में, तो कोई अपने डर के पिंजरे में, तो कोई अपनी गलतियों और पछतावों में। फर्क सिर्फ इतना है कि समर का पिंजरा लोहे की सलाखों से बना था और हमारा पिंजरा दिखाई नहीं देता। इस फिल्म का सबसे दर्दनाक पहलू यह नहीं है कि समर जेल चला गया, बल्कि यह है कि एक इंसान धीरे धीरे उस जगह को अपना घर मानने लगा जहां वह कभी रहना ही नहीं चाहता था। और शायद इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि वह हर हालात में खुद को ढाल लेता है, चाहे वह हालात कितने भी दर्दनाक क्यों ना हो। तो अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिलता है तो शायद यही कि किसी इंसान को उसकी कहानी जाने बिना जज मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार जो व्यक्ति सबसे बड़ा गुनहगार दिखाई देता है, हो सकता है वह खुद किसी ऐसी सच्चाई का शिकार हो जिसे दुनिया कभी समझ ही नहीं पाई। और इसी सोच के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका सवाल अभी भी बाकी है, क्या हम सच में आजाद हैं या फिर हम भी सभी अपने अपने पिंजरे में बंदर बन चुके हैं? सोचिएगा जरूर। तो आप इस फिल्म को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहते हैं, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी होगा। तो मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।